हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अजीब सिंह एकेडमी। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली फॉर क्लास 11 आईपी एंड सीएस स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, तो आई होप सो कि यू पीपल आर कंफर्टेबल विथ मी एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू प्लीज पास अ मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स। डोंट बॉदर अबाउट द मैसेज, यू आर फ्री टू पास एनी मैसेज, but it's related to academic, it's related to some study only. Okay, thank you. So come on the point. Today I'm going to discuss about computer memory. So what is the computer memory? First you try to understand, if you are going to do anything with the computer, you not want to do the things for the today and for the current time only. You want to save your information, you want to save your data for the future also. It means that I want to say, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा वो काम कल के लिए, परसों के लिए या महीनों के लिए या सालों के लिए सुरक्षित रहे। तो आखिर सुरक्षित कैसे रहेगा वो काम, कहाँ रहेगा, किस जगह पर रहेगा? तो कहते हैं कि वो लोकेशन, वो डिवाइस जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है, ऐसे डिवाइस को हम मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब है कि जब मेमोरी की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर्स हैविंग द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेमोरी। इसके पास दो तरह के मेमोरी होते हैं। जस्ट लाइक वी पीपल्स आर यूजिंग आवर ब्रेन, आवर माइंड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल, हमारे पास भी यहाँ पे एक मेमोरी पार्ट है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, या जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल रहे हैं और थ्रू प्रोसेसिंग ये मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं स्टोर है। तो ये जो स्टोर है, दिस द मेमोरी इज कॉल्ड माय प्राइमरी मेमोरी, और हम इसके मेन मेमोरी भी कहेंगे। बट अगर हम आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी आपके स्क्रीन पे एक फाइल खुली हुई है जिस फाइल से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आखिर ये इंफॉर्मेशन कहाँ है? एक फाइल के अंदर, और वो फाइल कहाँ है? एक डिवाइस के अंदर। डिवाइस क्या है? तो कंप्यूटर, माय स्मार्टफोन या माय कंप्यूटर मेमोरी, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया था। तो ठीक उसी तरीके से हम बुक के ऊपर भी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, हम नोटबुक पे कुछ लिख के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर द सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी। तो बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर के पास भी एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो करंट इंफॉर्मेशन को, करंट डेटा को, करंट इंस्ट्रक्शंस को अपने पास स्टोर करके रखता है फॉर द प्रोसेसिंग। आपका कोई भी प्रोसेसिंग अगर हो रहा होता है तो वो प्राइमरी मेमोरी में ही होता है। ठीक है, अगर आप कोई फाइल ओपन करते हो तो वो परमानेंट तो सेकेंडरी पे होता है, लेकिन सेकेंडरी से वो इन्फॉर्मेशन उठ के आपके प्राइमरी मेमोरी में आता है। वहां से फिर आपका सीपीयू उसको प्रोसेस करके या तो आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर और प्रिंटर को प्रोवाइड करता है, फिर आप वहां से वो डेटा रिसीव करते हो। ठीक है, तो जब भी आपके सामने मेमोरी की बात आएगी तब आपको याद रखना है कि मेमोरी आपके पास दो तरह के हैं। एक आपका हो गया प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद हम बात करें कि जब आप मेमोरी की बात करते हो, मेमोरी क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, वो परमानेंट फॉर्म में स्टोर कर सकता है फ्यूचर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडरी मेमोरी उसके लिए यूज होता है, प्राइमरी टेम्पोररी पर्पस के लिए यूज होता है। तो ईच एंड एवरी मेमोरी इज कैन बी मेजर्ड। अब देखो, जैसे आप कहते हो, मैं कह दूं कि भाई किसी भी चीज़ का मैं मेजरमेंट करता हूँ, सपोज करो मैं लेंथ मेजरमेंट करता हूँ, तो मैं कह देता हूँ कि ये इतना मीटर है या इतना सेंटीमीटर है, ये इतना किलोमीटर है। हाँ, किसी वेट का मेजरमेंट करते हो तो आप कह देते हो कि दिस इज दिस मच ग्राम या दिस मच मिलीग्राम या दिस मच केजी या क्विंटल, टन, आप इस तरीके से बताते हो। तो ये जो मीटर है या ग्राम है या केजी है या सेकंड है या मिनट है या आवर है, ये है क्या? दिस इज कॉल्ड यूनिट। दिस इज द यूनिट ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, डिफरेंट थिंग्स वी आर नीड टू मेजर, और हम उसके लिए अलग अलग यूनिट का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से आपके कंप्यूटर्स की मेमोरी को भी मेजर किया जाता है, तो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स भी हैं। तो कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम यूजेस द बाइनरी नंबर्स टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशंस, और वो उसी फॉर्म में उसे प्रोसेस करता है, जिसे हम 0 एंड 1 की फॉर्म में कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये हमारा मशीन लैंग्वेज है, और मशीन लैंग्वेज पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर हमेशा चीज़ों को मशीन की भाषा में समझता है, दैट इज 0 एंड 1। तो जो मेमोरी यूनिट होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी की अगर आप बात करें तो उसे हम बिट्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? मेमोरी क्या है? हमारा बिट्स है। लेकिन बिट्स जो है वो बेसिक यूनिट्स है, मतलब फर्स्ट 0 एंड 1 को रखने के लिए उस यूनिट्स को यूज किया जाता है।
बट फर्दर इस यूनिट को ग्रुप अप किया गया वर्ड्स बनाने के लिए, वर्ड्स के लिए। अगर 4 बिट को अगर ग्रुप कर दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड निबल। क्या कहते हैं उसे हम, निबल। जैसे कि 1001, 10010। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे 4 बिट्स हैं, टोटल 4 बिट्स हैं इसके अंदर में। लेकिन जब इसी तरह से दो निवल्स को कंबाइन कर दिया जाता है, 2 निवल्स को कंबाइन करेंगे तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8 बिट्स हो जाएंगे। तो 8 बिट्स के वर्ड को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। तो आपके पास अब यहाँ पे 3 टर्म्स आए हैं जिसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इज द बिट, सिंगल डिजिट, आइदर 0 और 1। सेकेंड इज द निवल, कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, उसे हम निवल कहेंगे। थर्ड इज द बाइट, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स और 2 निवल, या तो 2 निवल्स कह दो या 8 बिट्स कह दो, तो वो क्या बनेगा, हमारा बाइट्स बनेगा। ठीक है। लाइक द अदर स्टैंडर्ड यूनिट्स, बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर। अब होता क्या है, जब आप बाइट्स की बात कर रहे हो तो नॉर्मली जो कैरेक्टर्स और किसी भी डिजिट्स या किसी भी सिंबल को मेजर करते हैं तो हम बाइट्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। लेकिन इस बाइट्स, अब बाइट्स क्या है कि अगर मान लो किसी ने, जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि आपकी मोबाइल की क्या मेमोरी, आपने कह दिया 3GB 32GB, तो 3GB 32GB तक तो ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछा 3GB है और आपने उसे बता दिया 2 to the power 20 30 बता दिया, मतलब 40 बता दिया, 2 to the power 40 अगर आपने उसको बता दिया, क्योंकि 2 to the power 10 का मतलब हो गया 1 किलोबाइट, 2 to the power 20 का 1 मेगाबाइट, 2 to the power 30 बता दिया 1, और 2 to the power 30 और आपने क्योंकि 3GB कहा तो 3 मल्टीप्लाई, तो वो कंफ्यूज कर जाएगा कि इतने बाइट्स हैं। 2 to the power 30 बाइट्स को अगर बोलना हो तो कितना लंबा इंफॉर्मेशन हो गया, तो बोलने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि बिगर यूनिट्स का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है। तो बाइट्स को ग्रुप अप करके चंक्स ऑफ बाइट्स को बिगर यूनिट्स में कन्वर्ट किया गया। ये देखो बिगर यूनिट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, बिगर यूनिट्स में इसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब इस टेबल्स को आप देख सकते हो, जो टेबल्स आपको हेल्प करेगा, दे शोज द डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ डिजिटल डेटा ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। जरा इस टेबल्स को ध्यान से देखिए कि क्या क्या है आपके पास। जैसे किलोबाइट, जो बाइट्स के बाद का नेक्स्ट लेवल पे जो यूनिट्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड किलोबाइट। उसके बाद क्या है, मेगाबाइट, उसके बाद क्या है, गीगाबाइट, उसके बाद क्या है, टेराबाइट। 1 TB हार्ड डिस्क आजकल कॉमनली यूज होने लगा है कंप्यूटर्स के अंदर में, तो ये आपको ध्यान होगा, आपने देखा भी होगा। रैम हम GB में यूज करते हैं, 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, सिंपल है। मोबाइल में भी अब GB में हार्ड डिस्क यूज होता है, किसी से भी पूछ लो, हर कोई बता देगा रैम यूज होता है, तो वो भी आपको ध्यान होगा। MB तो आप पेन ड्राइव देख लो, आज के डेट में आप पेन ड्राइव यूज करते हो तो वो भी आपका 8GB का होता है, 4GB का होता है, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट, KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है। इस 1025 बाइट्स को नॉर्मली हम 2 the power 10 लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 the power 10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 the power 10, 2 the power 10। ठीक है, 2 the power 10 लिखते हैं। 2 the एक मिनट में पेन ले लूँ, 2 the power 10 लिखते हैं। ठीक है। 1024 बाइट्स को ध्यान रखिएगा, 1024 इज द 2 to the power। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स हो जाएगा, ये आपका 1024। 1 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स हो जाते हैं। 1 टेराबाइट्स इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। अगर हम उसके आगे चलते हैं तो जो नेक्स्ट यूनिट्स आता है हमारे पास, वो यूनिट्स हैं पेटाबाइट्स। क्या है, पेटाबाइट्स, इट इज कॉल्ड PB पेटाबाइट्स। 1 पेटाबाइट्स इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट्स। उसके बाद आपके पास आता है एक्साबाइट। एक्साबाइट का मतलब हो गया 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट्स। उसके बाद आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट का मतलब हो गया 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट्स, एंड योटाबाइट हो गया 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। नॉर्मली इस तरह के मेमोरी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ पे मेमोरी हाई अमाउंट ऑफ मेमोरी होते हैं, वहाँ पे मेमोरी टेराबाइट में नहीं योटाबाइट्स में स्टोर हो जाते हैं, तो वहाँ के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कि मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूँ, मेमोरी यूनिट्स में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर बात करें, बेसिक लेवल पे बात करें तो बिट होता है। 4 बिट्स को कंबाइन कर दोगे तो 1 निवल बन जाएगा।
दो निबल या 8 बिट्स को कंबाइन कर दोगे तो 1 बाइट बन जाएगा। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1024 का मतलब हो जाता है टू द पावर 10। 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट एंड 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लें टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के मेमोरी होते हैं। तो अगर आप मेमोरी को देखिएगा तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या क्या है हमारे पास। ह्यूमन बीइंग्स मेमोराइज मेनी थिंग्स ओवर ए लाइफ टाइम एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक अ डिसीजन और टेक सम एक्शंस, बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर मेमोरी कम्प्लीटली। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ों के लिए हम नोट्स बना लेते हैं। हमें लगता है कि हम चीज़ों को भूल जाएंगे। जैसे अभी आप स्टडी कर रहे हो, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा जब कभी भी आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, यूट्यूब से स्टडी करते हो, तो ऑलवेज कीप योर पेन एंड नोटबुक विथ यू। ऑलवेज मेक अ हैबिट टू टेक अ नोट्स। क्यों नोट्स की क्यों जरूरत है? बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग एंड आई एम नॉट गिविंग यू एवरीथिंग। आई एम समटाइम आई एम स्पीकिंग, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो यू विल टेक द नोट्स। नोट्स लेने की हैबिट होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स नोट करने की हैबिट होनी चाहिए। तो दैट्स द व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज योर प्राइमरी मेमोरी इज नॉट कैपेबल टू रिमेंबर एवरीथिंग फॉर द लॉन्ग टाइम. Your primary memory is not able to remember everything for the long time. So the same is happened with the computer system. यहाँ भी वही बात होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे होते हो, वो इंफॉर्मेशन दो तरह की मेमोरी पे जाती है, एक प्राइमरी पे और एक सेकेंडरी पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी का काम है इंफॉर्मेशंस को टेम्पोरली स्टोर करना। अगर आप किसी डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, आपने किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, आपने किसी फाइल को ओपन कर दिया, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन विल कम टू द प्राइमरी मेमोरी। ये कहाँ स्टोर होगा? प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इसेंशियल कंपोनेंट है। कौन? प्राइमरी मेमोरी। Primary memory is the essential components of a computer system. Programs and data are loaded into the primary memory before processing. अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम और डेटा जो होता है वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में ही जाता है और उस जगह से सीपीयू को अवेलेबल होता है। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू इज ऑलवेज डायरेक्टली ट्राई टू इंटरेक्ट विद द प्राइमरी मेमोरी। किसी भी तरह के रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए वो सबसे पहले किसको टच करेगा? वो प्राइमरी मेमोरी को। यहाँ भी एक हायरार्की है। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ प्राइमरी मेमोरी से ऊपर भी कुछ हायरार्की है, जैसे रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी होते हैं। तो कंप्यूटर सीपीयू जो है वो पहले तो रजिस्टर्स को टच करता है, क्योंकि रजिस्टर्स लिमिटेड होते हैं तो वो कैश मेमोरी के पास जाता है, और कैश मेमोरी इंफॉर्मेशन को कहाँ से लेके आता है? प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से उठ के आता है? सेकेंडरी स्टोरेज के पास से। ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि जो माइक्रो प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी होती है कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड, तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड भी तो होना चाहिए। तो जो स्टोरेज डिवाइस है वो कैपेबल होना चाहिए इतने इंफॉर्मेशंस को एक साथ अवेलेबल कराने के लिए। अगर वो कैपेबल नहीं है, अगर वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैपेबल नहीं है, वो मेमोरी कैपेबल नहीं है उसी स्पीड से सीपीयू को डेटा प्रोवाइड करने के लिए, तो आपका सीपीयू हाई स्पीड के होने के बावजूद भी आइडल मोड में आ जाएगा। आप इसको यूं समझिए कि आपका जो इंजन लगा हुआ है बाइक के अंदर में, सपोज कीजिए वो 800 सीसी का लगा हुआ है, लेकिन जो पेट्रोल का नोजल है जहां से पेट्रोल सप्लाई होगा इंजन को, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि उतना पेट्रोल दे उसको इंजन को ताकि वो अपनी फुल इफिशिएंसी को यूज कर सके। तो लाख इंजन 800 सीसी होने के बाद भी आप वो स्पीड गेन नहीं कर सकते हो, आप वो इफिशिएंसी नहीं ले सकते हो उससे। समझ रहे हो आपको? तो दैट इज द पार्ट। द सीपीयू इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। इसको ध्यान कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम एंड रोम। अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, जो पॉइंट्स अभी मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूंगा, आप इसको जरा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट्स आपको याद कीजिए कि रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। जो रैम है वो क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है।
सपोज देयर इज अ कंप्यूटर विद रैम बट नो सेकेंडरी स्टोरेज। चलो, तो रैम क्या है? रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। पहली बात को तो आपको ये याद करना है, ठीक है। इस वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है कि ये इंफॉर्मेशंस को तभी तक अपने पास स्टोर कर सकता है जब तक इसको पावर सप्लाई दिया जा रहा है। अगर पावर सप्लाई यहाँ पे बंद हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन भी इरेज हो जाएगा, कंटेंट्स ऑफ रैम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। कहते हैं ना, पावर सप्लाई टर्न ऑफ, द कंटेंट्स ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट, इरेज हो जाएगा। तो इट इज यूज टू स्टोर द डेटा टेम्पोरली व्हाइल कंप्यूटर इज वर्किंग। Whenever computer is started, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि whenever computer is started, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड। जब कभी भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा या कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स एंड डेटा आर लोडेड इनटू द रैम फॉर द प्रोसेसिंग। वो सारे डेटा कहाँ जाके स्टोर होते हैं? वो सारे डेटा रैम में जाके स्टोर होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। रैम इज यूजुअली रेफर्ड एज प्राइमरी मेमोरी। इसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी रैम को जानते हैं। क्यों मेन मेमोरी कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होता है या सेकेंडरी स्टोरेज से फास्टर होता है। ये तो रैम की बात हो गई। अब आते हैं हम रोम की बात करने। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि आपने अगर कुछ भी लिखा, आपने ABCD XYZ कुछ भी टाइप किया तो वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा होता है? वो रैम में स्टोर होता है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि चलो प्राइमरी मेमोरी दो तरह के हो गए, रैम एंड रोम। तो रोम की क्या यूजेज है? तो मैं बताता हूँ। पहले तो समझो कि डिफरेंस क्या है। रैम क्या है? वोलाटाइल। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल। रैम गिव द फैसिलिटी टू रीड एंड राइट। रैम आपको रीड एंड राइट दोनों की फैसिलिटी देती है, जबकि रोम सिर्फ रीड की फैसिलिटी देती है। ये रीड ओनली है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया कि डेटा डिलीट नहीं होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, वो परमानेंट स्टोरेज है उसके ऊपर, ठीक है। आप उसके ऊपर लिख नहीं सकते हैं, ठीक ना। रेयरली चेंज होता है, जब आप पर्टिकुलर प्रोसेस से उसे चेंज करेंगे तभी वो चेंज होगा। अब रोम की रिक्वायरमेंट क्या है? एक्चुअली रोम जो है वो कंप्यूटर्स के बेसिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। रोम जो है वो कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। तो जब कभी भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो बायोस में जाके इंफॉर्मेशंस को रीड करता है। और ये बायोस का मतलब होता है बायोस। बायोस का मतलब हो गया BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसको हम रोम बायोस भी कहते हैं। तो आपके कंप्यूटर्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मदरबोर्ड के ऊपर वो स्टोर किया जाता है एक खास मेमोरी में, एंड दैट इज कॉल्ड रोम। वहां से इंफॉर्मेशंस को कौन लेता है? देखो, ये स्टार्टअप बूट लोडर प्रोग्राम होता है। मतलब जो बूट लोडर प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोसेस को फॉलो करेगा, वो इंफॉर्मेशन रोम पे स्टोर होता है। और बूट लोडर प्रोग्राम अगर आपके कंप्यूटर पे नहीं है तो आपके कंप्यूटर कभी स्टार्ट नहीं होंगे, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी लोड नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? रोम की होती है। और रोम के अंदर वो बूट लोडर प्रोग्राम होता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? इसलिए हमें रोम की आवश्यकता है। अभी मैंने आपसे बात किया था कि जब आप मेमोरी की हायरार्की को देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि सीपीयू के सबसे नजदीक रजिस्टर होता है, रजिस्टर के बाद कैश होता है, कैश के बाद रैम होता है, रैम के बाद सेकेंडरी स्टोरेज होता है। अब इस हायरार्की में देखो कैश मेमोरी आपके सामने आ गया। इसको कैच नहीं बोलते हैं, कैश पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। CACHE लिखते जरूर हैं, तो कैच नहीं बोलेंगे, कैश मेमोरी कहेंगे। ये कैश मेमोरी क्या होता है? कई लोग इसको कैच मेमोरी भी बोलते हैं, लेकिन इट इज रियली प्रोनाउंस एज ए कैश। तो रैम इज अ फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज फास्ट एज अ कंप्यूटर प्रोसेसर। कहता है कि रैम, मैंने अभी आपको बताया ना कि एक स्पीड मेंटेनेंस के लिए हमें मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो रैम उतना फास्ट नहीं है जितना कि कंप्यूटर प्रोसेसर फास्ट होता है। सेकेंडरी स्टोरेज से तो फास्ट है लेकिन प्रोसेसर से बहुत स्लो है। तो अब इस गैप को फुलफिल करने के लिए अगर क्या होगा कि रैम प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर सीपीयू को नहीं मिला ड्यू टू रैम तो सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। देखिए, तो बिकॉज रैम सीपीयू में हैव अ स्लो डाउन, सीपीयू क्या होगा? स्लो डाउन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को स्पीड अप बनाने के लिए, इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए एक वेरी हाई स्पीड मेमोरी को सीपीयू और रैम के बीच में प्लेस किया जाता है, जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी का काम क्या है? इट स्टोर्स द डेटा, it stores and copies the data from the frequently accessed primary memory location। मतलब प्राइमरी मेमोरी लोकेशन से जहां से वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा होता है वो डेटा को लेकर अपने पास रख लेता है। या यूं कह सकते हैं कि जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाता है
क्योंकि कैश मेमोरी लिमिटेड होते हैं तो वो सारे इंफॉर्मेशंस को लेके नहीं आ पाता है, बट कुछ इंस्ट्रक्शंस को अपने पास लेता है, सीपीयू को अवेलेबल कराता है, और बाद में अगर कोई डेटा एक्सेस करना होता है तो सीपीयू डायरेक्टली जाके रैम से डेटा को एक्सेस कर लेती है। ध्यान से देखिए, इट स्टोर द कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम frequently access primary memory location, thus reducing the average time required to access the data from primary memory. When the CPU needs to access memory, it first examine the cache. फर्स्ट कहाँ एग्जामिन कर रहा है? देखो फर्स्ट वो एग्जामिन कर रहा है कैश मेमोरी में कि अगर वो इन्फॉर्मेशन कैश में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, रैम के पास चला जाएगा, रैम से डेटा को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी, और आपके समझ में आ गया कि प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आ गए, उसके बाद क्या आ गए हमारे पास, कैश मेमोरी आ गए। तो कैश मेमोरी का रोल समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी मेमोरी। एज आई टोल्ड यू कि सेकेंडरी मेमोरी इज द परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, मैं एक सिंपल तरीके से बता दूं। प्राइमरी टेम्पोररी स्टोरेज है, सेकेंडरी परमानेंट स्टोरेज है। प्राइमरी कॉस्टली होता है, सेकेंडरी सस्ता होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हैज अ लिमिटेड। दूसरा क्या है, प्राइमरी की कैपेसिटी कम होती है, जैसे 3 GB 6 GB 8 GB 10 GB रैम लगा लेते हैं, लेकिन 100,000 GB आप हार्ड डिस्क होता है आपके पास, 500 GB का हार्ड डिस्क होता है, 1 TB का मतलब 1000 ही हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्राइमरी मेमोरी हैज अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। सबसे पहली बात क्या हो गई कि लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। अच्छा, सेकंड क्या है, एंड आइदर वोलाटाइल और रीड ओनली मेमोरी होता है ये, यानी कि इरेज हो जाएगा या सिर्फ रीड हो सकता है, जबकि हमको रीड एंड राइट दोनों की जरूरत होती है। तो ऐसे केस में हमें जरूरत होती है ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी की। हमें किसकी जरूरत होती है, ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी की, टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। हम परमानेंटली डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकें इसके लिए, ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हमारा नॉन वोलाटाइल होता है। क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब हो गया परमानेंट स्टोरेज है, और उसके पास लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होता है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू इसको कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी स्पीड कम होती है, तो ये हमेशा रैम, पहले इंफॉर्मेशन रैम में जाता है, रैम से कैश में जाता है, और कैश से सीपीयू में जा रहा होता है, या रैम से डायरेक्ट सीपीयू को चला जाएगा। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड्स टू बी फर्स्ट ब्राउट इनटू द मेन मेमोरी, यानी कि रैम सीपीयू एक्सेस के लिए जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखिए आपके पास क्या क्या सेकेंडरी स्टोरेज हैं। आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड डिस्क, जिसको एसडीडी कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये सारे आपके सेकेंडरी स्टोरेज हैं, जो आपको देखो यहाँ फिगर में भी दिखाए गए हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, दिस ऑल आर द सेकेंडरी स्टोरेज। ये जितने भी फिगर आपको दिखाए गए हैं, पेन ड्राइव ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, सीडी, मेमोरी कार्ड, ठीक है, टेप ड्राइव, एसडी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सारे क्या है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज हैं। However, these days there are secondary storage devices like solid state drives which supports very fast data. ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी स्टोरेज हमेशा स्लो ही होता है। आजकल सेकेंडरी स्टोरेज कई हाई क्वालिटी भी आ गए हैं, चिप्स बेस्ड आ गए हैं, सॉलिड स्टेट आ गए हैं, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट रैम की तरह ही होती है, बट वो रैम की तरह यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करता है कौन, सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसको अर्लियर एसडी ऐसा नहीं कर पाते थे। ऑल्सो डेटा ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर्स हैव बिकम ईजियर एंड सिंपलर ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल पेन ड्राइव। तो अब डेटा को स्टोर करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारा प्रोसेस बहुत इजी हो चुका है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तक मैंने जितने टॉपिक फंडामेंटल्स के डिस्कस किए हैं, दिस इज कॉमन फॉर 11th IP एंड 11th CS। आगे का कुछ टॉपिक है जहाँ पे कुछ डिफरेंस होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये CS के लिए है या IP के लिए। जो कॉमन टॉपिक है वो मैं दोनों के लिए डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।